हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू A1 लर्निंग्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा इस समय रसिया एवं यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस समय एक शब्द है नाटो, जो कि बहुत ही चर्चा में है, जो एक वजह भी है इस युद्ध की। तो आज हम जानेंगे नाटो के बारे में, नाटो कब बना, कैसे काम करता है और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो सभी की जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलते हैं हम लोग। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो हम लोग देखेंगे नाटो क्या है। नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है, संगठन है जो कि जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रकार का सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। और ये जो संगठन बनाया गया था वो सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जो सदस्य देश इसके हैं, जो भी देश इसके सदस्य हैं, वो उनको सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। नाटो का जो एक अनुच्छेद 5 है या अनुच्छेद 5 है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई भी कंट्री नाटो कंट्री पर हमला करता है तो वो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो यही एक नाटो की विशेषता है, जिसकी वजह से सभी देश जो यूरोपियन कंट्री हैं मैक्सिमम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। और एक वजह ये भी यही है कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, जिसकी वजह से ही रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है। ये एक रीजन रसिया का यूक्रेन अटैक करने पर यह भी है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर हैं आपका बेल्जियम में है। और इसकी जो मेंबर कंट्री है, मेंबर कितने हैं, 30 देश हैं इसके मेंबर। और इसका जो अंतिम मेंबर देश था, जो अंतिम मेंबर बना था वो बना था आपका मैसेडोनिया, 30वां देश था। ये बना था 6 फरवरी 2019 को। अंतिम देश जो बना था सदस्य, वो बना था 6 फरवरी 2019 को। ये था आपका मैसेडोनिया। तो आपको ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो मैसेडोनिया है या नाटो का 30वां मेंबर देश कौन सा है। तो आपको याद रखना है जो मैसेडोनिया है, जो कि 30वां देश है, इसका बना था। इसके जो सचिव हैं जेम्स स्टोल्टनबर्ग है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है, जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ये इसके महासचिव हैं। जो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ये इसके महासचिव हैं। और सैन्य समिति के सचिव जो हैं गियाम पाओली द पाओला, ये मतलब इसके क्या कहते हैं, सैन्य समिति के सचिव जो हैं आपके, ये भी याद रखना है। सैन्य समिति के जो सचिव हैं वो हैं गियाम पाओली डी पाओला, ये इसके सैन्य सचिव हैं। एक समझौता हुआ था, बर्लिन प्लस समझौता हुआ था 16 दिसंबर 2002 को नाटो तथा यूरोपियन देश के बीच, जो कि नाटो, उसमें यूरोपियन देश को ये सहूलियत दी गई थी कि जो अगर आप पे कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है तो आप नाटो की जो संपत्ति है या उसको यूज कर सकते हैं। तो ये बर्लिन प्लस समझौता, इसको आपको याद रखना है कि बर्लिन प्लस समझौता कभी पूछा जा सकता है कब हुआ था और ये किन किन से, क्योंकि ये नाटो से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जो बर्लिन प्लस समझौता है 16 दिसंबर 2002 को हुआ था नाटो तथा यूरोपियन देश के बीच में। किसके? नाटो यूरोपियन देश के बीच में। और इसमें यूरोपियन देश को ये सहूलियत दी गई थी कि जो नाटो की संपत्ति है उसको आप यूज कर सकते हैं अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद आपके साथ होता है तो। और जो एक बात और बता देता हूँ कि नाटो जो संगठन है उसकी जो सैन्य खर्चा है वो जो दुनिया का रक्षा बजट है उसका 70% अधिक है। और इसमें जो 50% हिस्सेदारी है, जो 50% खर्चा करता है वो यूएसए अकेले करता है। तो इसमें जो नाटो है उसमें यूएसए की मोनोपोली है। एक प्रकार से जो नाटो संगठन है यूएसए के द्वारा ही संचालित है पूर्ण रूप से, क्योंकि उसमें 50% सैन्य खर्चा वही प्रोवाइड करवाता है। तो जो 50% खर्चा करवाएगा तो मान लीजिए कि उसका ही वर्चस्व रहेगा। इसी वजह से रसिया इस संगठन को ज्वाइन करने से यूक्रेन को मना कर रहा था और युद्ध की चेतावनी दे रहा था। पर यूक्रेन इसे ज्वाइन ही करना चाहता था, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। और यूक्रेन ये भी जानता था कि ये चाह रहा था कि अगर रसिया हम पर अटैक करेगा तो नाटो कंट्री या यूएसए हमारी मदद करेगा। बट अभी यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन नहीं किया था, तो उन्होंने डायरेक्टली मदद करने से इनकार कर दिया था युद्ध में। और जो भी उनको मदद हो सकती है हथियार प्रोवाइड करवा रहा है, बट वो डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं है, ना नाटो ना यूएसए। और आप देखेंगे आगे जो भी इसमें न्यूज़ आएगी वो आपको बताई जाएगी।
तो हम लोग आज केवल नाटो के बारे में देखें तो हम नाटो को ही देखेंगे। तो इसका क्या उद्देश्य था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नाटो कंट्री कौन सी हैं। जो ये आपको ये ग्रीनिश ब्लू है कलर है, ये कंट्री हैं, ये स्थापना के समय थी, ये 12 कंट्रियाँ थी जो स्थापना के समय थी। ये स्थापना इसकी कहाँ पे हुई थी, तो ये 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हुई थी, और ये 12 कंट्री उस समय मौजूद थी, हस्ताक्षर किया था इन लोगों ने। उसके बाद ये जो बाकी ब्लू कलर में हैं कंट्रियाँ, ये बाद में जुड़ी हैं। और इसका 30वां देश जो लास्ट मेंबर है, यही पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये 6 फरवरी 2019 को जुड़ा था नाटो से। तो ये आप कंट्री एक बार देख लीजिए, ये 30 देश हैं। यहाँ से आपके ये 12 ग्रीनिश ब्लू वाले हैं, और ये ब्लू वाले मिला के 18 देश ये हैं। ये सारे के सारे ये अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के, और ये हैं बाकी यूरोप के ही देश हैं। तो देखेंगे ये पृष्ठभूमि ये कैसे चालू होता है, या नाटो की जो कैसे स्थापना की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1939 से 45 के बीच। आपको पता ही होगा कि द्वितीय विश्व 1939 से 45 के मध्य चला था। और इसके बाद जो जीते थे वो यूएसए और यूएसएसआर और ब्रिटेन था। इन देशों, ये जीत वाले देश थे, ये तीनों देश एक ही साथ थे, और इन्होंने ही द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल करी थी। जापान, जर्मनी और जो भी कंट्री थी वो हार गए थे इसमें। तो बाकी तो यही 3 महाशक्तियों के रूप में उभरे थे। इनमें भी एक वर्चस्व की लड़ाई जारी हो गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कि इनमें से कौन सा महाशक्तिशाली होगा। उसके लिए इन्होंने एक शीत युद्ध चालू हो गया था इन देशों के बीच में, 2 महाशक्तियों के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। यहाँ पे लिखा है शीत युद्ध का प्रखर इसी समय स्टार्ट हो गया था। उन्होंने शीत युद्ध, अब मैं आपको बताऊँगा शीत युद्ध क्या था, पर उससे पहले हम लोग पहले नाटो के बारे में जानेंगे। मैं लास्ट में आपको थोड़ी जानकारी शीत युद्ध के बारे में भी दूंगा। फुलटन भाषण और डोमेन सिद्धांत पर साम्यवादी प्रसार को रोकने की बात कही गई थी। जो आपका अमेरिका था वो एक था पूंजीवादी देश, और यूएसएसआर था वो आपका था साम्यवादी या समाजवादी देश, समाजवादी साम्यवादी। तो ये साम्यवादी लोग एक धरा पे हो गए थे, और पूंजीवादी दूसरी तरह। जो वेस्टर्न कंट्री के देश थे वो सभी पूंजीवादी देश थे, जिसमें कि यूएसए महाशक्ति था, और यहाँ पे यूएसएसआर था, और ये साम्यवादी देश के अंतर्गत आते थे। तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार का युद्ध छिड़ गया था। तो 1948 था, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने एक ब्रसेल्स की संधि साइन करी थी। ब्रसेल्स की संधि क्या थी, इन देशों ने एक गठबंधन किया था कि किसी भी आर्थिक सैनिक सहायता व सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए, सैनिक सहायता और आर्थिक सामाजिक आर्थिक सहयोग के लिए इन्होंने एक गठबंधन किया था या संधि करी थी, जिसमें ये 5 देश थे उस समय। और इन्होंने वचन दिया था कि इन पर कोई आक्रमण हुआ तो ये सभी देश उनकी हर संभव मदद करेंगे, किसी भी देश की, जो कि बाद में ही नाटो का रूप धारण हुआ। इसी को बाद में क्या हुआ, जब क्या कहते हैं इटली की घेराबंदी और सोवियत का प्रभाव को ध्यान में रखकर यूएसए ने नाटो की स्थापना की थी। मतलब उस समय इटली की घेराबंदी हो रही थी और सोवियत का प्रभाव, ये साम्यवादी प्रभाव बढ़ रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या कहते हैं कि जो यूएसएसआर था उसने अपनी पूर्वी जो यूरोप था वहाँ से अपनी सेना हटाने से मना कर दिए थे, और ये अपना साम्यवादी प्रसार कर रहे थे। इस वजह से जो यूएसए ने थे, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो सैन्य संगठन था, ये जो बनाया गया था 1948 में, इसको वैश्विक रूप देने के लिए, एक राजनीतिक रूप से हटा के वैश्विक रूप देने के लिए इसने नाटो की स्थापना करी थी। नाटो की स्थापना इन्होंने 4 अप्रैल सन 1949 को करी थी, वाशिंगटन में थी। 12 देश इसके जो कंट्री देश थे, 12 कंट्री थे जिन्होंने उस समय हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो नाटो का क्या था, क्या क्या कारण हो सकते थे उस समय, क्या कारण थे उस समय कि जिसकी वजह से नाटो की स्थापना करनी पड़ी। तो वहाँ पे क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से मैंने आपको बताया कि पूर्वी जो यूरोप था वहाँ से अपनी सेना हटाने से मना कर दिया था। तो यहाँ से सेना हटाने से मना कर दिया यूएसएसआर ने, और यहाँ पर अपना साम्यवादी शासन जो यूएसएसआर था ये बढ़ा रहा था, अपनी स्थापना कर रहा था उस क्षेत्र में। जो यूक्रेन था और ये पोलैंड, जर्मनी, यहाँ पे वो अपना साम्यवादी शासन बढ़ा रहे थे। और इधर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था, अतः उनके आर्थिक पुनर्विकास के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ी आशा था। मतलब जो अमेरिका था वही जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जिसमें उसमें से जो भी हानि हुई थी अन्य देशों को, उसको पुनर्निर्माण या उनका पुनर्भरण करने के लिए एक ऐसा, अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिस पर सभी लोग डिपेंड थे। तो उनको उन देशों ने अमेरिका की बात मानी और एक प्रकार का जो संगठन तैयार किया, वो नाटो संगठन की स्थापना हुई, जिसका एक पैरा था, पैरा 5 में लिखा गया था कि अगर नाटो कंट्री है, उसका कोई भी सदस्य देश है, उस पर अगर कोई हमला कर रहा है तो उन सभी देशों पर वो हमला माना जाएगा, जिसमें कि अमेरिका भी उसका सदस्य था। तो इससे वो यूरोपीय जो क्षेत्र था या पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन्होंने इसको ज्वाइन करने के लिए उचित समझा, क्योंकि उस समय जो यूएसएसआर था वो अपनी सेनाएं क्या कहते पूर्वी यूरोप से हटा नहीं रहा था, तो और अपना साम्यवादी शासन का प्रसार कर रहा था। तो उनको ये डर था कि कहीं रसिया, यूएसएसआर उन पर भी अधिग्रहण ना कर ले। इस वजह से उन लोगों ने नाटो को ज्वाइन कर लिया। तो
इसी वजह से नाटो की स्थापना हुई। और हम लोग, इसका उद्देश्य क्या था? यूक्रेन पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना। उस समय भी यूरोप पर जो आक्रमण हो रहे थे, तो उनको यूरोप पर जो आक्रमण यूएसएसआर कर रहा था उस पर अवरोधक की भूमिका निभा रहा था, मतलब वहाँ पे उसको बचाने का काम कर रहे थे जो नाटो का। इसी वजह से उनको बचाना। लिखा है, सोवियत संघ ने पश्चिमी यूरोप तथा कथित विस्तार रोकना, युद्ध स्थिति के लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, मतलब उनको युद्ध स्थिति के लिए तैयार करना, उनका विस्तार रोकना, यूरोप में जो विस्तार कर रहा था यूएसएसआर उसको रोकना, मानसिक रूप से युद्ध के लिए ट्रेन करना लोगों को, सैनिक तथा आर्थिक मतलब कार्यक्रमों को, राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करना, ये सब उसके कारण थे। पश्चिमी यूरोप एक मेन कारण तो इसी था कि मतलब उनको एक प्रकार की सैनिक सुरक्षा प्रदान करना, यूरोप में एक सूत्र में संगठित करना। यूरोप को पूरा, मैक्सिमम यूरोप के कंट्री हैं जो कि नाटो के मेंबर हैं, तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप के देश थे एक सूत्र में संगठित हो गए थे। ये सभी उसके उद्देश्य थे नाटो के। तो ये था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मैं आपको थोड़ा शीत युद्ध के बारे में बता देता हूँ। तो वो शीत युद्ध जो हमारा शुरू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद इन दोनों में महाशक्तियों में वर्चस्व की भावना हुई कि मतलब कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, ये वाली भावना उत्पन्न होती। इन्होंने डायरेक्टली कोई भी युद्ध ना लड़ करके इनडायरेक्टली युद्ध लड़ा और अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए डरा के धमका के जो भी करके वो वर्चस्व की भावना इन्होंने जगानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक दूसरे पे सेंक्शन लगाना या किसी को कुछ रोक देना, सेंक्शन लगा के या उनकी किसी देश को दूसरे के प्रति भड़का के ऐसे करके युद्ध लाए गए। यूएसए न तथा यूएसएसआर ने कभी डायरेक्टली युद्ध नहीं किया। शीत युद्ध कम से कम 40 साल चला था। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, यूएसएसआर के जो देश थे वो टूट जाते हैं, तब जाके कहीं शीत युद्ध समाप्त होता है। तो मैं बता दूं, शीत युद्ध के बाद जो नाटो की स्थिति क्या थी, तो नाटो के प्रतिकार में पोलैंड राजधानी वार्सा में पूर्वी यूरोप समाजवादी देश तथा मिलकर यूएसए के वार्सा पैक्ट करी थी, मतलब वार्सा पैक्ट की स्थापना करी थी नाटो के प्रतिकार में, जो पोलैंड और ये जो सभी देश थे। तो 1990 से 91 में क्या हुआ, ये विखंडन हो जाता है। उसके बाद ये जो वार्सा पैक्ट था जो कि पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था, वो भी टूट जाता है। ये जो वार्सा पैक्ट बनाया गया था ये नाटो के खिलाफ बनाया गया था कि नाटो को जो जवाब देने, जिसे नाटो ने एक सदस्य देश संगठन बनाया था, उसी प्रकार के ये वार्सा संगठन था। यूरोप, ये यूएसएसआर का था और नाटो कंट्री थी जो यूरोप की थी, और ये जिसमें यूएसए भागीदार था। तो उसी के प्रतिकर में जो बना था ये वार्सा पैक्ट था। तो जब 1991 में यूएसएसआर टूटता है तो ये वार्सा पैक्ट भी टूट जाता है, क्योंकि जब यूएसएसआर से सारे देश टूटते हैं तो पोलैंड, जर्मनी और इटली जैसे देश इससे अलग हो जाते हैं। और 1991 में जब ये टूट जाते हैं तो ये नाटो, वार्सा पैक्ट तो भंग हो जाता है पर नाटो भंग नहीं होता, और उससे पोलैंड और जो अन्य देश थे टर्की, ये सारे के सारे देश नाटो को ज्वाइन कर लेते हैं। 1991 में खाड़ी देश के दौरान में अल्बानिया को नाटो के द्वारा, मतलब अल्बानिया भी इसमें जुड़ जाता है। मिसौरी सम्मेलन होता है पोलैंड, हंगरी तथा 1991 में ही इसके सदस्य देश बन जाते हैं। तो शीत युद्ध के बाद जब ये टूट जाते हैं तो उसके धीरे धीरे करके जो वार्सा पैक्ट से या पूर्वी यूरोप के देश थे वो धीरे धीरे करके नाटो में सम्मिलित होते जाते थे। तो यूएसए को एक डर था कि सभी देश अगर नाटो के मेंबर बन जाएंगे तो उसको एक प्रकार का सिक्योरिटी खतरा बना रहता था कि सिक्योरिटी। अब इस समय क्या हुआ था कि यूक्रेन में जब नाटो यूक्रेन को ज्वाइन कर लेता, यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता, तो जो नाटो पे कोई भी आक्रमण होता तो वो सभी पूरे यूरोपियन कंट्री या नाटो के जितने भी देश हैं उन पर आक्रमण माना जाता, तो यूएसए उस पर अटैक नहीं कर सकता। उससे एक बहुत बड़ा थ्रेट था और यूएसए, उसकी वजह से यूएसएसआर रसिया पर प्रेशर बना सकता था, जिससे कि मतलब वहाँ पर अपनी उसकी ज़मीन को, नाटो के जो देश हो जाते हैं वो नाटो कंट्री उस पर वहाँ पर यूज भी कर सकते हैं ज़मीन को, सैनिक पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से। तो मैक्सिमम रसिया का जो मैक्सिमम आबादी है वो पश्चिमी रूस में रहती है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी रूस, समझिएगा मैप में। तो पश्चिमी साइड में रहती है, और पश्चिमी साइड में रहती है तो वहाँ से जब सैनिक अभ्यास करेंगे या कुछ भी, तो वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़ी खतरा बन रहा था। इसकी वजह से रसिया ने यूक्रेन को मना किया था नाटो ज्वाइन करने से, और यूक्रेन माना नहीं, जिसकी वजह से रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। अब आगे क्या होगा रिजल्ट तो आपको पता चलेंगे, इस समय युद्ध चल रहा है। तो थैंक यू, जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।